हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर की इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीमिंग में। तो माई सेल्फ रीनू गहलोत और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपकी एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 14 प्राकृतिक संपदा। ठीक है, तो सबसे पहले तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू और आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। बहुत प्यारा चैप्टर है। जनरली हम किसके बारे में बात करेंगे? हमारे आसपास हम रहते हैं, वायु के बारे में, जल के बारे में, मृदा के बारे में, इन सब के बारे में इस चैप्टर के अंदर हम लोग बात करेंगे। बहुत अच्छा चैप्टर है, पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। तो सबसे पहले वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू और स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। करें स्टार्ट? बताओ बेटा जी, करें स्टार्ट चैप्टर को? बहुत प्यारा चैप्टर है। देखो, लेक्चर नंबर फर्स्ट है, चैप्टर नेम है आपका प्राकृतिक संपदा, नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हम बात करेंगे कि ओवरव्यू की बात करेंगे चैप्टर में, कि चैप्टर के ओवरव्यू या फिर चैप्टर में कौन कौन से पॉइंट हमें पढ़ने हैं। ठीक है, चैप्टर के अंदर कौन कौन से पॉइंट पढ़ने। देखो, चैप्टर की एक बात बताती हूँ मैं, चैप्टर क्या है। देखो, चैप्टर ऐसा है बेटा जी कि अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया, अगर आपने एक बार चैप्टर पढ़ लिया अच्छे से, तो दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इसके आंसर सारे आप अपने आप लिख दोगे। अगर एक बार अच्छे से समझ के पढ़ लिया, बस एक बार अच्छे से समझ के पढ़ने की जरूरत है, दोबारा इतनी जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, इस चैप्टर में हमें बात करनी है वायु के बारे में, वायु क्या होती है। फिर हम पढ़ेंगे वायु प्रदूषण के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे सेकंड टॉपिक जल के बारे में। फिर हम जल प्रदूषण के बारे में भी पढ़ेंगे। फिर हम बात करेंगे मृदा के बारे में, मृदा प्रदूषण के बारे में भी बात करेंगे। और फिर हम पढ़ेंगे फोर्थ टॉपिक जैव रासायनिक चक्र क्या होते हैं। और लास्ट हम पढ़ेंगे ओजोन के बारे में। तो टोटल ये 5 टॉपिक पढ़ने हैं हमें। और आज के लेक्चर में हम लोग ये 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम लोग ये 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वायु, जल, मृदा के बारे में। ठीक है, करें स्टार्ट? उसको पढ़ने से पहले एक पॉइंट बात करेंगे। उसको पढ़ने से पहले हम लोग बात करेंगे एक वर्ड की, जीव मंडल क्या होता है। जीव मंडल क्या होता है? इसी जीव मंडल के कारण क्या हुआ है बेटा? जीवन संभव है। इसी जीव मंडल के कारण जीवन संभव है। अगर ये जीव मंडल नहीं होगा तो जीवन संभव नहीं होगा, याद रखना। और ये जीव मंडल किस किस से मिलकर बना है? ये जीव मंडल मिलकर बना है आपके स्थल मंडल से, स्थल मंडल से, जल मंडल से और आपके वायुमंडल से। क्लियर आया समझ में कि जीवन संभव किसके कारण है? इस जीव मंडल के कारण ही जीवन संभव है। अगर ये जीव मंडल नहीं होगा तो जीवन नहीं होगा। ठीक है, और जीव मंडल किससे मिलकर बना है? स्थल मंडल से, जल मंडल से, वायुमंडल से। वायुमंडल सॉरी जल मंडल में क्या जाएगा? जल आ जाएगा। वायुमंडल में क्या आ जाएगी? वायु आ जाएगी। और स्थल मंडल क्या हो जाएगा? स्थल आ जाएगा सारा। ठीक है, तो यही सिंपल सा पॉइंट है। जीव मंडल क्या होता है? पृथ्वी का वह घेरा, ध्यान से सुनो, पृथ्वी का वह घेरा जहां स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल एक दूसरे से मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। एक दूसरे से मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। इन तीनों में से एक भी मिसिंग होगा, जीवन का संभव नहीं होगा। ठीक है, क्लियर? तो पृथ्वी का वह घेरा, पृथ्वी का अर्थ का वह घेरा जहां पर जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? जीवन को संभव बनाते हैं, उसे जीव मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीव मंडल बोलते हैं। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। फिर देखो, बात करते हैं स्थल मंडल की। क्या लिखा है? पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को स्थल मंडल कहते हैं, स्थल वाला रीजन। दूसरा जल मंडल, पृथ्वी का जल से ढका हुआ भाग। पृथ्वी के नीचे आप देखो कि पृथ्वी, आप देखो पृथ्वी के जो होता है, पृथ्वी का मोस्टली भाग किससे ढका हुआ है? जल से ढका हुआ है। ठीक है, कितना जल होता है पृथ्वी में? पृथ्वी में हमारे कितना जल है? 75% भाग जल है। पृथ्वी का 75% भाग जल होता है। तो पृथ्वी का जल से ढका हुआ भाग जल मंडल कहलाता है। पृथ्वी का वह सारा भाग जहां पर जल है वो जल मंडल कहलाएगा। पृथ्वी के लगभग 75% भाग में जल होता है। इंपॉर्टेंट है, कितने परसेंट भाग में? अर्थ के 75% भाग में जल होता है बेटा जी। फिर देखो, जल भूमिगत रूप में भी पाया जाता है। जल जो होता है जरूरी नहीं है सागर महासागरों में ऊपर ही मिले, भूमिगत भी जल होता है, ऐसा जल जो भूमि के अंदर मिलता है।
क्लियर। फिर आता है वायुमंडल। तो पृथ्वी के चारों तरफ वायु का आवरण होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, वायुमंडल बोलते हैं। तो सिंपल सा क्या देखा, कुछ नहीं देखा। जीवमंडल किससे मिलकर बना है, जीवमंडल आपके मिलकर बना है पृथ्वी का वह घेरा जहां पर स्थलमंडल, जलमंडल और जीवमंडल तीनों मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, उसे जीवमंडल बोलते हैं। जीवमंडल इन तीनों से मिलकर बना है। स्थलमंडल पृथ्वी का स्थल वाला रीजन हो जाता है, ठीक है। जलमंडल जल वाला भाग हो जाता है, कितना होता है 75 होता है, इंपॉर्टेंट है। और वायुमंडल वायु का आवरण जो होता है पृथ्वी के चारों तरफ, उसे वायुमंडल बोला। अब जो जीवमंडल है वो दो घटकों से मिलकर बना है। जीवमंडल जो है वो दो घटकों से मिलकर बना है, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक में बेटा जी आपके कौन आते हैं, सजीव आते हैं। सजीव आते हैं जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु। कौन आते हैं इसमें, सजीव आते हैं, आपके पेड़ पौधे आते हैं, जीव जंतु आते हैं। वहीं अगर हम देखें अजैविक घटक में, तो अजैविक घटक में कौन आते हैं, आपके निर्जीव आते हैं। कौन आते हैं, निर्जीव आते हैं। याद रखना जीवमंडल दो घटकों से मिलकर बना है, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक में आपके सजीव आते हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु। निर्जीव घटक में आ गए आपके, क्या हो गए, निर्जीव घटक में देखते हैं। चलो जैविक घटक क्या होते हैं, सजीव। जीवमंडल में जैविक घटक है, सभी पेड़ पौधे जंतु जीवमंडल के जैविक घटकों का निर्माण करते हैं। वहीं अजैविक घटक निर्जीव तथा जीवमंडल की अजैविक घटक है वायु जल मृदा। इसके एग्जांपल वायु जल मृदा जीवमंडल के अजैविक घटकों का निर्माण करती है। क्लियर है ये पॉइंट, सिंपल सा पॉइंट है। जीवमंडल क्या होता है, स्थल मंडल क्या होता है, वायुमंडल क्या होता है, जलमंडल क्या होता है। फिर देखा जीवमंडल दो घटकों से मिलकर बना है, जैविक और अजैविक। उसके बारे में बात करिए और कुछ नहीं। अब आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, वायु के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, वायु के बारे में बात करते हैं। देखो सिंपल से जो पॉइंट मैं लिखाऊंगी ना वही याद रखने। वायु क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट, गैसों का मिश्रण। गैसों का मिश्रण क्या होता है आपका, वायु होता है। देखो 78% तो क्या होती है हमारी अर्थ के ऊपर, नाइट्रोजन होती है। ये जो वैल्यू लिखा रही हूं मैं, इससे एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है बेटा जी। 78% नाइट्रोजन है, 21% क्या है, ऑक्सीजन है, और आपका 1% क्या है, अन्य गैसें हैं जैसे कि हीलियम, नियोन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह है, ठीक है। 1% अन्य गैसें, अन्य गैसें है। बताओ क्लियर है। तो वायु क्या होती है, गैसों का मिश्रण होती है। हमारे यहाँ पर 78% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन है, बाकी 1% अन्य गैसें हैं। क्लियर। फिर देखो जो आपका कौन सा ग्रह होता है, शुक्र और मंगल। शुक्र तथा मंगल ग्रह पर आपके 95 to 97% क्या मिलती है, CO2 मिलती है। और इसी के कारण वहां पर जीवन संभव नहीं है, वहां पर जीवन संभव नहीं है। कहां पर, आपके मंगल ग्रह पर और आपके शुक्र ग्रह पर। तो वायु के लिए सिंपल सा पॉइंट याद रखना है, वायु गैसों का मिश्रण है, उसमें 21% ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है, 1% अन्य गैसें हैं। वही शुक्र ग्रह और मंगल ग्रह पर आपके वहां पर आपकी वहां के एनवायरमेंट की बात हो रही है कि इन दोनों ग्रह के एनवायरमेंट में 95 to 97% क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। इसी के चलते वहां पर जीवन संभव नहीं है, इसी के चलते वहां पर जीवन संभव नहीं है। देखो जीवन की श्वास वायु, वायु बहुत सी गैसें जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प का मिश्रण होती है। पृथ्वी के धरातल में वायुमंडल में नाइट्रोजन लगभग 78%, ऑक्सीजन 21% और शेष 1% अन्य गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, हीलियम, मीथेन आदि पाई जाती है। क्लियर। देखो कुछ नहीं करना, जो पॉइंट मैंने यहां समझाए वो समझ ली, वो सब थ्योरी वगैरह आप अपने आप लिख सकते हो, सारे एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। फिर देखो शुक्र तथा मंगल ग्रह में वायुमंडल का मुख्य घटक कार्बन डाइऑक्साइड है। शुक्र तथा मंगल ग्रह पर वहां पर एनवायरमेंट का सबसे मुख्य घटक क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो वायुमंडल का 97 से 95% पार्ट है। इसी प्रभाव से यह है कि वहां पर न कोई जीवन है और न ही जीवन को आधार देने वाला है, तो इसीलिए वहां पर जीवन नहीं होता है। क्लियर।
बस वायु के बारे में इतने से पॉइंट याद करने हैं। फिर आ जाता है आपका वायु प्रदूषण। ठीक है, वायु के बारे में कितना याद रखना है, वायु गैसों का मिश्रण है, कौन कौन सी गैस से मिलकर बना है, शुक्र ग्रह और मंगल ग्रह वाली बात याद रखनी है। बस वायु प्रदूषण की बात कर लेते हैं। इनके अंदर कोई भी चेंजेस होगा, इनके अनुपात में ज्यादा कम होगी तो उसके कारण क्या होगा, वायु प्रदूषित होगी। मान लो कि कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंट आपका 5 या 7% हो गया वायु के अंदर, तो कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, तो यही है कि जब वायु के संगठन में किसी भी प्रकार का अनुपातिक असंतुलन होता है, अनुपातिक असंतुलन होता है, तो उसे आप क्या बोलोगे, वायु प्रदूषण बोलेंगे। अब ये वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन दो तरह से होता है, एक प्रकृति से मतलब नेचुरली होता है और एक हम करते हैं। ठीक है, नेचुरली होता है और मानव क्रियाकलापों से होता है। सिंपल से पॉइंट है, नेचुरली के लिए सबसे पहला पॉइंट है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी फटती है, देखो ये आपकी, अब बोलना मत मैम अनार लग रहा है। ठीक है, ज्वालामुखी तो मैं, यहां से बहुत सारा लावा निकलता है बाहर और यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत सारी गैसें निकलती है बाहर की तरफ। ध्यान से सुनना, बहुत सारी गैसें निकलती है बाहर की तरफ। तो ज्वालामुखी जब फटती है तो या फिर ज्वालामुखी में विस्फोट होता है तो उससे बहुत सारी गैसें निकलती है। ठीक है, फिर देखो आंधियां चलती है, तूफान चलते हैं, तो उसके कारण गैसों के अंदर क्या होता है, उसके कंपोनेंट में चेंजेस आता है। फिर देखो सबसे पहला पॉइंट, साथ के साथ बात करते चलते हैं, पॉइंट को समझते चलते हैं। इतने कोई टफ पॉइंट नहीं है, नॉर्मली पॉइंट है इसलिए। क्लियर, देखो प्रकृति वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी प्राकृतिक क्रियाकलाप निम्न है। ज्वालामुखी विस्फोट से, ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो भारी मात्रा में गैसीय व कणीय पदार्थ लार्वा के साथ वायुमंडल में मिल जाएंगे। तेज हवाओं आंधियों से भारी मात्रा में धूल उड़ती है और वायु को प्रदूषित करती है। आंधी उड़ेगी, ठीक है, बहुत धूल, उसमें कौन उड़ेंगे, मिट्टी के कण उड़ेंगे और मिट्टी से वो आंधी, आपका वायु जो होगा दूषित हो जाएगा। फिर देखो वनों में आग लगने से, जंगल है, जंगल में आग लग गई, जब वहां पर बहुत सारी जंगल है, आग लग गई, जलेगा, धुआं निकलेगा, उस धुएं से वायु प्रदूषित होगी या नहीं होगी, होगी ना। ठीक है, और वायु प्रदूषित हो गई, फिर जब उस प्रदूषित वायु को कोई व्यक्ति इनहेल करेगा तो उसको रोग होगा या डिजीज होगी ना उसको। क्लियर, कोहरे से भी वायु प्रदूषित होता है। फिर देखो पेड़ पौधों व जंतुओं के अपघटन से, जब जनरली क्या होता है, पेड़ पौधे व जंतुओं के अपघटन से दलदली क्षेत्रों में क्या निकलती है, मीथेन गैस निकलती है, तो ये भी क्या करेगी, वायु को प्रदूषित करेगी। ठीक है, वायु परागण करने वाले पौधे भारी संख्या में परागकण उत्पन्न करते हैं और परागकण भी वायु प्रदूषित करते हैं। परागकण क्या होता है, देखो बेटा ये परागण, परागण नहीं परागकण, परागकण जब आप 10th क्लास में आओगे तब आपको पढ़ाया जाएगा। परागकण क्या होता है, जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है पुंकेसर, वहां पर क्या होता है, जो परागकोश होता है उसमें परागकण बनते हैं। ये परागकण क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे से होते हैं और बहुत अधिक मात्रा में बनते हैं। तो ये हल्के होते हैं, तो हवा के साथ ही उड़ते हैं। तो ये क्या होते हैं, जब कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो अधिक मात्रा में परागकण बनाते हैं और कहीं ना कहीं जब ये परागकण वायु में उड़ेंगे वायु के साथ, तो वायु को दूषित करेंगे, वायु को दूषित करेंगे। तो ये 6 पॉइंट है वायु प्रदूषण के, प्राकृतिक वायु प्रदूषण के। प्रकृति द्वारा वायु प्रदूषण हो रहा है, ज्वालामुखी फटना, जंगलों में आग लगना, कोहरे से, आंधियों से, ठीक है, परागकण के द्वारा। क्लियर, फिर आम बात करते हैं मानवीय क्रियाकलाप के द्वारा कि हमारे द्वारा ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिससे क्या हो रहा है, जिससे वायु प्रदूषित हो रहा है। सबसे पहले आ रहा है कि ईंधनों के प्रयोग से। क्या हो रहा है, ईंधनों के प्रयोग से। बहुत सारे ईंधन का प्रयोग किया जाता है, रेल के अंदर, फैक्ट्रियों के अंदर, वहां पर ईंधन का प्रयोग किया जाता है, उससे निकलता है काला धुआं। वो काला धुआं कहीं ना कहीं ऊपर जाकर वायु को प्रदूषित करेगा, वो काला धुआं ऊपर जाकर कहीं ना कहीं वायु को प्रदूषित करता है। ठीक है, फिर आता है कि और कई जो फैक्ट्रियां होती है उनसे क्या होती है, हानिकारक गैसें निकलती है, वो हानिकारक गैसें भी जब प्रकृति में जाएगी तो वायु प्रदूषित हो जाएगी। क्लियर, तो सबसे पहले देखो ईंधनों के प्रयोग से। देखो पिछली 2 शताब्दी से मनुष्य ईंधनों का प्रयोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कर रहा है। औद्योगिक इकाइयों, फैक्ट्रियों, रेल, अन्य वाहन व रसोई से धुआं वायुमंडल में छोड़ा जाता है तथा इस तरह से वायु में कालिक, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ी जाती है। क्या छोड़ी जा रही है, इन सबको जलाने से क्या निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, काला काला कालिक छोड़ी जा रही है, CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ी जा रही है। फिर देखो कुछ औद्योगिक इकाई अवांछित गैसें,
क्या हो रहा है, कुछ औद्योगिक बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो हो रही है वहां पर वो क्या कर रही है, कुछ केमिकल्स वगैरह बनाती है, तो बहुत सी गैसें निकलती है। अब जब वो गैसें निकलेगी तो वो गैसें वायुमंडल में जाएगी, वायु को प्रदूषित करेगी। वो गैसें वायुमंडल में जाएगी, वायु को प्रदूषित करेगी, जैसे क्लोरीन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और अमोनिया, बेंजीन, ये सब गैसें। ठीक है, तो पहला क्या हो गया, ईंधनों के प्रयोग से ईंधन को जलाओगे उससे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, तो उससे कालिक निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा। फिर क्या आता है, प्रशीतक व झाग के लिए CFC का प्रयोग करने से ओजोन परत। आप लोग रेफ्रिजरेटर वगैरह यूज करते हो, रेफ्रिजरेटर से एक गैस निकलती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। आगे जब हम ओजोन वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर देखो सल्फर अयस्कों से धातु निष्कर्षण क्या होते हैं, सल्फर अयस्क क्या करते हैं, धातु निकालते हैं। अब धातु के निष्कर्षण में क्या होता है, बहुत सारी सल्फर डाइऑक्साइड वायु में छोड़ दी जाती है, तो इसी सल्फर डाइऑक्साइड के कारण भी वायु प्रदूषित होती है। तो ये आपके वायु प्रदूषण के कारण है बेटा जी। ठीक है, सिंपल से वायु प्रदूषण के कारण है कि वायु प्रदूषण क्या होता है, वायु के अनुपात में कोई भी उसके संगठन में कोई भी चेंजेस आना क्या कहलाता है, वायु प्रदूषण कहलाता है। वायु प्रदूषण दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक व मानवीय क्रियाकलाप वाला। ठीक है, प्राकृतिक वाला कुछ किसके द्वारा हो गया और आपका मानवीय वाला इनसे हो गया। ठीक है, मतलब मानव जो हमारे द्वारा वायु प्रदूषण हो रहा है उसकी बात हो रही है। और इसी के साथ अब चलो एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। जब हमारी वायु प्रदूषित होगी, जब हमारी वायु प्रदूषित होगी तो हमें क्या क्या नुकसान होगा। ऑब्वियसली बात है, जब हमारी वायु प्रदूषित होगी तो उस वायु को हम श्वसन से ग्रहण कर रहे हैं, वायु जाएगी, प्रदूषित वायु हमारे अंदर जाएगी, कहीं ना कहीं वो वायु हमारे अंदर रोग उत्पन्न करेगी, तो बहुत सारे रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है, क्लियर। और इसी के साथ आपका जो फर्स्ट टॉपिक था वो कंप्लीट होता है, कौन सा, वायु वाला। ठीक है, अब हम बात करते हैं जल वाले टॉपिक की। उससे पहले बताओ मुझे कोई डाउट, हमने क्या देखा बेटा, कुछ नहीं देखा, सिंपल सी बात करी जीवमंडल के बारे में, जीवमंडल किससे मिलकर बना है उसके बारे में, उसके घटकों के बारे में। फिर हमने वायु की बात करी, नॉर्मल वायु की, कि वायु गैसों का मिश्रण होता है, ये सब। और फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा कि वायु जो है उसके प्रदूषण की बात करी। क्लियर। अब हम जल की बात कर लेते हैं, सेकंड टॉपिक जल की। देखो जल की बात कर लेते हैं। पृथ्वी पर 75% क्या है आपका, जल है। अब इसमें से कुल जल कैसा है, कुछ जल जो है महासागरों में है, महासागरों तथा सागरों में है। कुछ जल कहाँ है, कुछ जल कहाँ है, महासागरों तथा सागरों में। कुछ जल जो है ध्रुवों पर है, बर्फ के रूप में, ध्रुवों पर बर्फ के रूप में जम जाता है जल। दूसरा, कुछ जल कैसा होता है, भूमि में होता है, भूमिगत जल, भूमिगत जल। तो जो जल है कितना है, पृथ्वी पर 75% जल होता है, उस 75% जल में से कुछ जल सागरों तथा महासागरों पर है, कैसा है, लवणीय है, खारा पानी है। शुद्ध जल कहां पर होता है, बर्फ में होता है। और बात करें भूमिगत जल, ऐसा जल जो भूमि के अंदर है, शुद्ध होता है वो भी। देखो सिंपल सी बात करनी है, जल सिंपल पॉइंट है बेटा, कुछ भी टफ नहीं है, सिंपल बेसिक पॉइंट है सारे। क्लियर। तो देखो जल पृथ्वी की सतह पर सबसे बड़े भाग में उपस्थित होता है, पृथ्वी की सतह पर सबसे बड़े भाग में क्या है, जल है। कितना है, 75% है। और ये भूमिगत भी होता है, जल जो होता है भूमिगत भी होता है। जल की कुछ मात्रा वाष्प के रूप में वायुमंडल में भी पाई जाती है। जब आप पानी गर्म करते हो, जब आप पानी गर्म करते हो, धीरे धीरे पानी उबलता है, फिर वहां पर धुआं मतलब भाप बनती है, वो भाप के रूप में फॉर्म में क्या है, भाप के फॉर्म में आपका जल है। जो जल है वहां से उड़कर वायुमंडल में जा रहा है, तो जल आपका वायुमंडल में भी होता है भाप के फॉर्म में। ठीक है, मतलब भाप बनकर उड़ के जाता है।
पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाला अधिकतर जल, पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाला अधिकतर जल समुद्र एवं महासागरों में है। कहाँ है? समुद्र और महासागरों में है। और ये खारा होता है। कैसा होता है? खारा पानी होता है। शुद्ध जल बर्फ के रूप में ध्रुवों पर तथा बर्फ को ढकने वाले पहाड़ों पर मिलता है। शुद्ध जल कहाँ मिलता है? ध्रुवों पर और पहाड़ों पर। फिर देखो भूमिगत जल की बात करते हैं। भूमिगत जल जो होता है, भूमिगत जल और नदियां, झील, तालाबों में भी शुद्ध जल होता है। फिर भी इस जल की उपलब्धि विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न है। गर्मियों में अधिकतर स्थानों पर जल की कमी हो जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जल की आपूर्ति व्यवस्था नहीं है, वहां के लोग अधिकतर समय दूर से जल लाने में लग जाता है। गाँव में जल नहीं होता है इसलिए। ठीक है, तो ये नॉर्मल इतना याद रखना है कि जल जो होता है, पृथ्वी का एक बहुत बड़ा भाग जल होता है, 75% होता है। उसमें शुद्ध जल कहाँ है, अशुद्ध जल कहाँ है, वो बात करनी है। और भूमिगत जल भी होता है। अब बात करते हैं वाटर पोल्यूशन। ठीक है, नॉर्मल वाटर के बारे में पढ़ लिया, अब बात करेंगे वाटर पोल्यूशन। जब वाटर के अंदर आप अपशिष्ट पदार्थ मिला दोगे तो वो वाटर क्या हो जाएगा? प्रदूषित हो जाएगा। तो जल प्रदूषित क्या होता है? जल में अपशिष्ट पदार्थों के मिलने से जल प्रदूषित हो जाता है। अपशिष्ट पदार्थ बोलो, हानिकारक बोलो, हानिकारक बोलो, अपशिष्ट बोलो। ये गिलास है, इस गिलास में जल है, इस जल के अंदर आपने कोई भी अशुद्धि मिला दी है, अपशिष्ट पदार्थ मिला दिए, हानिकारक पदार्थ मिला दिए, ये जल दूषित हो जाएंगे। या फिर तालाबों की बात कर लो। ठीक है, और दूषित जल से जंतुओं और वनस्पतियों पर प्रभाव पड़ता है। ऐसा नहीं सिर्फ जंतुओं को नुकसान होता है, हम जल पीते हैं, नहीं, जल दूषित होगा तो जल में रहने वाले जीव जंतु को भी नुकसान होगा, जल में उगने वाले पेड़ पौधों को भी नुकसान होगा। ठीक है, चलें आगे। फिर जल प्रदूषण किन किन कारणों से होता है? जल प्रदूषण किन किन कारणों से होता है? तो सबसे पहले जलाशय में अनैच्छिक पदार्थ का, जलाशय में अनैच्छिक पदार्थ को मिलाने से। देखो नदी है, नदी के अंदर आपने क्या करा? कपड़े धो दिए, नहाने लग गए जाकर। ठीक है, और जो भी गंदा पानी था और जो भी अपशिष्ट पदार्थ नदी में बहाने लग गए, तो उससे वो जल दूषित होगा नहीं होगा? ठीक है, नदी ले लो, तालाब ले लो। ठीक है, तो आप क्या करते हो? जलाशय में, जनरली सभी लोग की बात हो रही है, जलाशय में अनैच्छिक पदार्थ, अनैच्छिक पदार्थ ऐसे पदार्थ जिनकी आवश्यकता नहीं है, तो अनैच्छिक पदार्थ डालने से होता है एक। तो दूसरा क्या होता है? इच्छित पदार्थों को जलाशय में हटाना। मतलब कि जनरली क्या होता है, जल के अंदर आप देखो, इसका एग्जाम्पल लेके चलो आप, ऑक्सीजन। एक तालाब है, उस तालाब के अंदर क्या है? मान के चलो तालाब है, तालाब के अंदर जल में क्या है? ऑक्सीजन है। अब धीरे धीरे उसमें क्या हो गई? अशुद्धियां बढ़ गई, अशुद्धियां बढ़ गई तो जल में ऑक्सीजन कम हो गया। जल में जब ऑक्सीजन कम हो गया तो वहां के जीव जंतु वहां पर रह पाएंगे क्या? नहीं रह पाएंगे, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, वो जीव जंतु वहां पर रह ही नहीं पाएंगे, वहां पर सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? तो क्या है? इच्छित पदार्थों को जलाशय से हटाना। और तीसरा क्या है? तापमान में परिवर्तन। मान लो ये नदी जा रही है, इस नदी के पास में ये बहुत बड़ी फैक्ट्री है, ये बहुत बड़ी फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री से क्या होता है? ये कुछ भी केमिकल्स वगैरह बनाती है, तो इससे जो पानी निकलता है ना, वो गर्म पानी निकलता है। तो ये कंपनी ने क्या करा? सारा गर्म पानी इस नदी में डाल देती है। वो गर्म पानी जब इस नदी में जाएगा तो इस नदी का टेम्परेचर चेंज होगा, इस नदी में रहने वाले जीव जंतु जो उनके ऊपर वो टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? तो धीरे धीरे नदी का पानी, उसका ताप में परिवर्तन होगा। जब इसके पानी के ताप में परिवर्तन होगा तो कहीं ना कहीं इस नदी में जो जीव जंतु है उनको भी नुकसान होगा, कहीं ना कहीं इस नदी में जो जीव जंतु है उनको भी नुकसान होगा। क्लियर? तो जल किस किस कारणों से प्रदूषित होता है? उसमें अपशिष्ट पदार्थ डालने से, जो उसके आवश्यक पदार्थ है या फिर ऐच्छिक पदार्थ है उनके निकलने से, और ताप में परिवर्तन होने से। तो देखो ये पदार्थ पीड़कनाशी, और ये अनैच्छिक पदार्थ कौन से होते हैं? आपके पीड़कनाशी। जनरली देखो खेतों के अंदर, जनरली खेतों के अंदर क्या किया जाता है? फसल को कीटों से बचाने के लिए, खरपतवार से बचाने के लिए उसमें क्या डाले जाते हैं? रसायन डाले जाते हैं। ठीक है, पीड़कनाशी डाले जाते हैं और खरपतवार नाशी डाले जाते हैं। फिर जब सिंचाई वगैरह होती है, मान लो बारिश आ गई, तो बारिश में जो मिट्टी के अंदर जो खरपतवार नाशी था, पीड़कनाशी था, मिट्टी के साथ बहकर कहाँ आ गया? जलाशय में आ गया। जलाशय में क्या थे? जीव जंतु थे, उन जीव जंतु को नुकसान पहुंचाया उसने। ठीक है, तो ये पदार्थ पीड़कनाशी व उर्वरक हो सकते हैं। ये पदार्थ कैसे होते हैं? पीड़कनाशी व उर्वरक हो सकते हैं, जो खेतों में उपयोग होते हैं। ये कागज उद्योगों में प्रयुक्त होने वाली विषीले पदार्थ, पारा के लवण हो सकते हैं। ये बीमारियां फैलाने वाले
जीव हैजा फैलाने वाले, देखो ये जो अनैच्छिक कारक है ये कुछ भी हो सकता है, सूक्ष्म जीव भी हो सकते हैं आपके, ठीक है, सूक्ष्म जीव हो गया, कोई केमिकल्स वगैरह भी हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपको नुकसान पहुंचाएंगे। दूसरा है इच्छित पदार्थ वाला, तो उसके अंदर क्या है, घुली हुई ऑक्सीजन जल में रहने वाले जंतु द्वारा श्वसन में उपयोग में ली जाती है। किसी भी प्रकार का परिवर्तन घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा को कम करता है, उसका जलीय जीवों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जल में अन्य पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। और तापमान में परिवर्तन, तो जलीय जीव जिस जलाशय में रहते हैं, जनरली जलीय जीव जिस जलाशय में रहते हैं उस तापमान के अनुकूल होते हैं, फिर आपकी किसी एक्टिविटी के कारण उस जलाशय के तापमान में परिवर्तन होना क्या कहलाएगा, आपका जल प्रदूषण कहलाएगा। ठीक है, तो वहां के एक विशेष तापमान में अनुकूल होते हैं और उस तापमान में अचानक परिवर्तन से उनके लिए खतरनाक होगा और प्रजनन की प्रक्रिया प्रभावित करेगा। विभिन्न प्रकार के जंतु अपने अंडे व लार्वा तापमान परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होते हैं। अगर तापमान परिवर्तन हो गया तो उनके अंडे परिपक्व ही नहीं होंगे, लार्वा मैच्योर ही नहीं होगा उसका। क्लियर? अब जल प्रदूषण के क्या क्या कारण है, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो। ये हमने जो पीछे पॉइंट्स बात करें वो लॉन्ग फॉर्म में, ये शॉर्ट फॉर्म के अंदर है। वो हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि आपकी बुक के अंदर इस फॉर्म में दे रखा है, इसलिए हमने ये पॉइंट्स देखे। अब हम इस फॉर्म में भी बात कर लेते हैं, सेम एज इट इज वही है, कुछ नहीं है। क्या है, जल में कीटनाशकों तथा उर्वरकों का मिलना, जल में कीटनाशकों का और उर्वरकों का मिलना, गांव व शहर में गंदी नालियों का पानी डालना, नदियों में गिराना, औद्योगिक पदार्थों के औद्योगिक पदार्थों के अपशिष्ट पदार्थ का मिलाना, इसके पास बर्तन साफ करने या अन्य गंदगी को इनमें डालने से जलाशय एवं नदियों को दूषित जल हो जाता है और जिससे कई भयंकर रोग हो जाते हैं। जनरली क्या करते हैं, नदियों के पास में बर्तन धो रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, नहा रहे हैं, ऐसे सबसे दूषित रोग हो जाते हैं। बस सिंपल सा है। फिर इसको रोकने के उपाय क्या है, रोकने के उपाय जो कारण है उसको ही आप क्या कर दो, वो कारण ही रोकने के उपाय होते हैं। कारण को आप ठीक कर दो, जैसे कि आप क्या कर रहे हो कि कारण क्या है, प्रदूषित या फिर अपशिष्ट पदार्थ डालना, तो अपशिष्ट पदार्थ नहीं डालने चाहिए, उपाय में आ गया ये। ठीक है, कारण को ही आप उपाय में लिख सकते हो बट चेंज करना पड़ेगा। वो कारण क्या है, कारण है आपका कि अपशिष्ट पदार्थ डालने के कारण प्रदूषण हो रहा है। फिर आप लिखोगे, अगर उपाय में लिख रहे हो तो नदियों के अंदर हमको अपशिष्ट पदार्थ नहीं डालना चाहिए। ठीक है, तो समुद्र में जल में परमाणु शक्ति का परीक्षण नहीं करना चाहिए। औद्योगिक संस्थाओं में अपशिष्ट पदार्थों को दोष रहित बनाकर नदियों व जलाशयों में छोड़ना चाहिए। शहर व गांव में गंदगी को नदी व जलाशयों में नहीं छोड़नी चाहिए। ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ वगैरह नहीं डालने चाहिए, ये सब है। नदियों के पास में जानवरों को नहीं ले लाना चाहिए, कपड़े नहीं धोने चाहिए, अब घरों से निकला या फिर बर्तन वगैरह नहीं धोने चाहिए। जल का उपयोग करने से पूर्व उसे विभिन्न संसाधनों द्वारा स्वच्छ कर लेना चाहिए। बताओ, कुछ नहीं है, सिंपल सा पॉइंट है और इसी के साथ आपका जल भी खत्म होता है। देखो क्या याद रखना है, कुछ याद नहीं करना। जल क्या है, जल पृथ्वी का एक बहुत बड़े भाग में जल मिलता है, उसमें 75% जल है। अब वो जल महासागरों सागरों में है, ध्रुवों पर है, बर्फ के रूप में पहाड़ियों पर जमा हुआ है, भूमिगत जल है। ठीक है, फिर प्रदूषण की बात करें, जल में अपशिष्ट पदार्थों और हानिकारक पदार्थों को मिलना जल प्रदूषण कहलाता है। किसके कारण होता है, हमारे कारण होता है। कैसे कैसे होता है, अपशिष्ट पदार्थ डालने से, ताप में परिवर्तन करने से, ठीक है, उसके पास में नहलाने धुलाने से, जानवरों को खुद नहाने से, कपड़े धोने से, बर्तन धोने से। और उपाय में क्या आ जाएगा, जब हम ये सब काम करना बंद कर देंगे, मतलब नदी के अंदर या फिर जलाशयों के अंदर बर्तन वगैरह नहीं धोने चाहिए, उनके पास में नहाना नहीं चाहिए, जानवरों को नहलाना नहीं चाहिए, घरों से निकला गंदा पानी उनके अंदर नहीं डालना चाहिए, जलाशयों और नदियों के अंदर अपशिष्ट पदार्थ नहीं डालने चाहिए। ये सब सिंपल सा, ये सब आप मन से लिख सकते हो, कुछ टफ नहीं है। बताओ क्लियर है इतना, बताओ बेटा जी, क्लियर है इतना? फिर आगे चले लास्ट टॉपिक की तरफ। फिर आगे चलते हैं, लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। बताओ बताओ बेटा, लास्ट टॉपिक डिस्कस करें फिर। मृदा वाला कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे आप, मृदा वाला। मृदा की बात करते हैं। मृदा क्या होती है, देखो डेफिनेशन, जो आपकी भूमि होती है
भूमि की सबसे ऊपरी परत, भूमि की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? आपकी मृदा कहलाती है। इसके अंदर क्या होते हैं? पोषक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं, याद रखना। इसके अंदर इसमें पोषक तत्व अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं। तो भूमि मृदा क्या होती है? भूमि की सबसे ऊपरी परत। क्या होती है? भूमि की सबसे ऊपरी परत जिसमें पोषक तत्व कार्बनिक पदार्थ अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं, उसे ही क्या बोलते हैं? आपकी मृदा बोलते हैं, मिट्टी बोलते हैं। तो भूमि की ऊपरी सतह पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व एवं अत्यंत वातित है। ये कार्बनिक पदार्थ एवं वायु प्रचुर मात्रा में उपस्थित होती है, यह सतह मृदा कहलाती है। या फिर सिंपल सा लिख दो कि आपकी भूमि की सबसे ऊपरी परत जो होती है जिसमें पोषक पदार्थ अधिक मात्रा में होता है, उसे आप क्या बोलते हो? मृदा बोलते हो। अब इस मृदा का निर्माण कैसे होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मृदा का निर्माण कैसे होता है? देखो, मृदा का निर्माण होता है आपका चट्टानों से। मृदा का निर्माण होता है आपके चट्टानों से, ठीक है। जो आपकी मृदा है उसके नीचे क्या मिलती है? चट्टानें मिलती है, ठीक है। अब उन चट्टानों में क्या होता है? इन चट्टानों में खनिज वगैरह जो होते हैं अधिक मात्रा में होते हैं, खनिज वगैरह अधिक मात्रा में होते हैं। और इन चट्टानों के टूटने से, इन चट्टानों के टूटने से क्या बनते हैं? छोटे छोटे मृदा के कण बनते हैं। इन चट्टानों के टूटने से जो छोटे छोटे कण बनते हैं, उन छोटे छोटे कण को ही क्या बोलते हैं? मृदा बोलते हैं। तो सबसे पहले देखा, मृदा क्या है? भूमि की सबसे ऊपरी परत। भूमि की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? आपकी मृदा कहलाती है। अब उसमें पोषक तत्व भी अधिक मात्रा में होते हैं। अब बात करते हैं इसका निर्माण। इसका निर्माण चट्टानों से होता है। क्यों? क्योंकि चट्टानों में खनिज वगैरह अधिक मात्रा में होता है। चट्टान के टूटने से जो छोटे छोटे कण बनते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं? आपकी मृदा बोलते हैं। देखो, इन चार प्रकार से या फिर इन चारों माध्यम के द्वारा मृदा का निर्माण होता है। क्वेश्चन पूछे कि मृदा का निर्माण किससे होता है? तो सूर्य से, जल से, वायु से, जीव से, इन सभी से मृदा का निर्माण होता है। देखो कैसे। सूर्य, दिन के समय क्या होती है? दिन के समय होती है गर्मी। दिन के समय क्या होती है? गर्मी होती है। और रात में क्या होती है? ठंड होती है। रात में क्या होती है? ठंड होती है। दिन के समय क्या है? बहुत गर्मी है, उन चट्टान के ऊपर बहुत तेज धूप वगैरह पड़ रही है। फिर रात में क्या हो रही है? ठंड हो रही है। इस टेम्परेचर में चेंज होने के कारण वो चट्टान जो है उसमें दरार पड़ जाती है, धीरे धीरे उसका ब्रेकडाउन होने लग जाता है। क्लियर? दूसरा है जल। जल जो है पानी के तेज बहाव के साथ जल आता है, ठीक है। मान लो कि समुद्र वगैरह की बात हो रही है या फिर कहीं की बात हो रही है कि पानी का तेज बहाव आता है, पानी का तेज बहाव आता है, चट्टान से भिड़ जाता है। वो पानी बार बार जब चट्टान से आके भिड़ेगा, उसके अंदर दरारों में जाएगा, तो वो जो चट्टान है छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगी और वो छोटे छोटे टुकड़े ही मृदा बनाएंगे। वो छोटे छोटे टुकड़े ही बेटा जी मृदा बनाएंगे। उसके बाद आती है वायु, ठीक है, तेज हवाएं चलती है। और फिर आता है जीव। जीव में आता है आपका कौन? इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको छोड़ो, मॉस व लाइकेन। मॉस व लाइकेन एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा। देखो, मान लो ये चट्टान है, इस चट्टान पर कौन ग्रो कर रहा है? इस चट्टान पर ये लाइकेन ग्रो कर रही है। जब ये लाइकेन है, ये क्या है? छोटे छोटे पादप है। जब ये लाइकेन और मॉस जो होती है इस चट्टान पर उगेगी, तो धीरे धीरे वहां पर जो मिट्टी की क्या करेगी? मिट्टी की एक परत बना देगी, ठीक है। उस चट्टान का ब्रेक डाउन करके मिट्टी की एक परत बना देगी उसके ऊपर। तो मृदा का निर्माण इन चारों से होता है। सूर्य से भी होता है, जल से भी होता है, वायु से भी होता है, जीव से भी होता है। जीव मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाइकेन और मॉस। क्या है? लाइकेन और मॉस। क्लियर? देखो, सूर्य से कैसे होता है निर्माण, जो मैंने बताया वही प्रोसेस है। सिंपल सा, दिन में सौर ऊर्जा चट्टानों को गर्म कर देती है। दिन में बहुत धूप पड़ती है, चट्टानें गर्म हो जाती है, जिससे वो प्रसारित होती है, वो फैलती है। और रात्रि में क्या होती है? ठंड होती है, जिससे वो संकुचित होती है। इसी प्रसारण व संकुचन के कारण क्या होता है? उनमें दरारें आ जाती है। अंत में ये बड़े बड़े पत्थर
टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाते हैं और क्या बना लेते हैं, मृदा बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं बेटा जी, मृदा बना लेते हैं। बताओ, क्लियर? क्लियर है? फिर देखो बात करते हैं जल की। जल कैसे मृदा बनाता है? जल दरार के अंदर भर जाता है। अब चट्टान होती है, चट्टान के अंदर भी क्या होगी, दरार होगी। उस दरार में क्या भर जाएगा, जल भर जाएगा। और जब वह जमकर बर्फ में बदलता है तो उसका आयतन बढ़ जाएगा। और जब वो जमकर क्या करता है, बर्फ में बदलता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है। फिर एक बल के साथ चट्टान को तोड़ देता है और एक तेज गति के साथ बहता हुआ उन पत्थरों को दूर तक ले जाता है और आपस में टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है। जल पत्थरों के इन छोटे छोटे कणों को अपने साथ ले जाता है और आगे निष्पेषित कर देता है और मृदा मूल पत्थर से काफी दूर पाई जाती है। देखो, पानी आया, चट्टानों में भिड़ा, इससे क्या होगा, मृदा बनेगी। पानी के साथ जो मिट्टी बनेगी वो मिट्टी भी दूर जाती जाएगी। ठीक है, जैसे पानी जाएगा उसके साथ मिट्टी के कण भी दूर जाते जाएंगे, तो मृदा बनेगी, वो दूर बनेगी चट्टान से। फिर बात करते हैं वायु। तेज हवाएं पत्थर को तोड़ने एवं कणों को दूर ले जाने में सहायक होती है। और जीव क्या होते हैं, जीव भी मृदा का निर्माण करते हैं। लाइकेन व मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चट्टानों पर उगते हैं और उनको कमजोर बनाकर महीन कणों में तोड़ देते हैं। ये क्या है, ये छोटे छोटे हैं आपके। मॉस क्या है, ब्रायोफाइट है। ठीक है, ये सब क्या करते हैं, आपकी चट्टानों पर उगते हैं। उससे क्या होगा कि चट्टान जो होगी छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती है, मतलब मिट्टी की एक परत बना लेती है, महीन कणों की एक परत, और यही आगे चलकर मिट्टी बनाती है। क्लियर? आया समझ में? मिट्टी क्या होती है, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, बताओ बेटा। मिट्टी क्या होती है, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? सिंपल सा कुछ नहीं है। मिट्टी क्या है, भूमि की सबसे ऊपरी परत जिसमें पोषक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं, वो मिट्टी होती है। मिट्टी का निर्माण चट्टानों से होता है। इनकी ब्रेकडाउन होने से छोटे छोटे कण बनते हैं, उसे मृदा बोल दिया। फिर देखो, मृदा किन किन कारणों से बनती है, सूर्य से, जल से, वायु से, जीव से, वही बात करिए। चले आगे बात करें। बात करते हैं मृदा अपरदन क्या होता है। इंपॉर्टेंट है ये भी, मृदा अपरदन क्या होता है। देखो, मान लो मृदा क्या होती है, एक स्थान की मृदा का दूसरे स्थान पर जाना। ठीक है, एक स्थान की मृदा का दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है, मृदा अपरदन कहलाता है। ठीक है, देखो क्या लिखा है, ऊपरी मृदा का वायु द्वारा, और ये मृदा अपरदन कैसे होता है, वायु द्वारा। देखो, आंधी आती है, आंधी के साथ क्या होती है, मिट्टी उड़ती है। ठीक है, तो कहीं एक जगह की मिट्टी दूसरी जगह चली जाती है उड़कर। वही बात करो बारिश। बारिश में देखा होगा आपने, बारिश का पानी जब बहता है उस पानी के साथ में बहुत सारी मिट्टी बह जाती है। ठीक है, तो जहां पर मिट्टी थी और वहां से जब वो उन कारणों से बह गई तो वहां पर क्या हो गई, मिट्टी की कमी हो गई, और उसे ही क्या बोला है, मृदा अपरदन बोला है। तो ऊपरी मृदा वायु एवं जल के द्वारा, जो आपकी ऊपरी मृदा होती है वह वायु एवं जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना क्या कहलाता है, मृदा अपरदन कहलाता है। सिंपल सा आंधी वाला एग्जांपल याद रखो। आंधी के कारण मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही है। बारिश में जल आती है, बारिश आती है, पानी बहता है, पानी के साथ में मिट्टी भी बह के चली जाती है। देखा आपने? ठीक है, तो वो यही है, मृदा अपरदन कहलाता है। ठीक है, मृदा के बारीक कण बहते हुए जल के साथ चले जाते हैं और तेज वायु भी मृदा के कणों को बहाकर लेकर जाती है। अब इस मृदा अपरदन के कारण क्या होता है, उसके नुकसान की बात करते हैं। मृदा अपरदन के मुख्य कारण है, किन किन कारणों से मृदा अपरदन हो रहा है। जंगलों की कटाई। जंगलों के अंदर क्या होते हैं बेटा जी, जंगलों के अंदर पेड़ पौधे होते हैं। अब जंगलों में पेड़ पौधे हैं तो वो अपनी जड़ों के अंदर मृदा को बांधे रखते हैं। ठीक है, देखो ये पेड़ है, यहाँ पर इसकी जड़ें हैं। इसकी जड़ें किसको बांधे रखती है, मृदा को बांधे रखती है, मृदा को पकड़ के रखती है। अब जब जंगलों की कटाई हो रही है तो ये पेड़ पौधे नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है तो ये मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाएगी आसानी से, बारिश वगैरह आएगी तो पहला रीजन है जंगलों की कटाई। दूसरा है अनियंत्रित पशुओं को चराने से। थर्ड है कृषि के अवैज्ञानिक तरीकों से। कृषि के अवैज्ञानिक तरीके हैं, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, देखो हम क्या करते हैं, केमिकल्स वगैरह यूज करते हैं जिससे मिट्टी की गुणवत्ता कम हो जाती है। क्लियर? और फिर आता है बाढ़ व आंधियों से। बाढ़ आ जाएगी, आंधी आ जाएगी तो वायु एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाएगी और जंगलों में आग लगने से। ठीक है,
ठीक है, जंगलों में आग लग गई, पेड़ पौधे जल के नष्ट हो गए, फिर वो मिट्टी वायु द्वारा आराम से उड़ के चली जाएगी। तो ये सब आपके सिंपल से कारण होते हैं। इनमें सिर्फ आपको यही याद रखना है कि अगर आपसे पूछे कि मृदा अपरदन की क्या कारण है, तो आपको इतना डिटेल में नहीं लिखना है। जंगलों की कटाई के कारण, अनियंत्रित पशुओं को चरने के कारण, ठीक है, कृषि के अवैज्ञानिक तरीकों के यूज करने के कारण, बाढ़ व आंधियों के कारण, और वनों में आग लगने के कारण, वन में आग लग गई, पेड़ पौधे जल गए, इन सब के कारण। ठीक है, मृदा अपरदन के बारे में उसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। और याद रखना, मृदा की जो ऊपरी परत होती है उसमें आपके पोषक तत्व, खनिज वगैरह अधिक मात्रा में होते हैं। ठीक है, लास्ट टॉपिक बात करते हैं मृदा प्रदूषण। क्या बात करते हैं बेटा जी? मृदा प्रदूषण की बात करते हैं। ठीक है, जो मृदा है वो प्रदूषित हो रही है उसकी बात कर रहे हैं। क्लियर है? अब मृदा प्रदूषित कैसे हो रही है? देखो, किसान वगैरह या फिर जो होते हैं हमारी फसल को जब कीट या फिर खरपतवार नुकसान पहुंचाती है तो हम केमिकल्स यूज करते हैं। वो केमिकल्स कहीं ना कहीं जाकर उस मृदा का कंपोनेंट बनते हैं, तो उस मृदा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, और मृदा के अंदर पोषक तत्वों की कमी होना भी मृदा प्रदूषण है। मृदा के अंदर पोषक तत्वों की कमी होना भी मृदा प्रदूषण है। ठीक है, तो देखो, खाद्य उत्पाद में प्रतिस्पर्धा से आजकल खेती में पीड़कनाशी व उर्वरकों का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। खेती के अंदर जो होता है पीड़कनाशी व उर्वरकों का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। लंबे समय तक इन पदार्थों का उपयोग करने से मृदा में सूक्ष्मजीव मर जाते हैं। अब मृदा के अंदर मैंने क्या बताया, कुछ सूक्ष्मजीव है, खनिज वगैरह है, ये मृदा के लिए जरूरी है। अब क्या कर रहे हैं हम, केमिकल्स वगैरह यूज कर रहे हैं, इन केमिकल्स के कारण ये सूक्ष्मजीव मर जाते हैं और मृदा की संरचना को नष्ट कर देते हैं, जो कि मृदा में पोषक तत्वों को पुनर्चक्रण करती है। ह्यूमरस बनाने में सहायक भूमि के अंदर स्थित केचुओं को भी समाप्त कर देते हैं। यदि समपोषणीय खेती नहीं हुई तो उपजाऊ मृदा जल्दी ही जल्दी बंजर भूमि में परिवर्तन हो जाएगी। ठीक है, मृदा के अंदर क्या है, मृदा के अंदर पोषक तत्व है, खनिज है। ये खनिज कैसे बने, सूक्ष्म जीवों से बने। अगर आप केमिकल्स वगैरह का यूज करते हो तो वो सूक्ष्म जीव मर जाते हैं। सूक्ष्म जीव मर गए, मृदा के अंदर पोषक तत्व ही नहीं होंगे, आपकी भूमि बंजर होती जाएगी। इस प्रकार उपयोगी घटकों का मृदा से हटना और हानिकारक पदार्थों का मृदा में मिलना। हानिकारक पदार्थ कौन है, केमिकल्स वगैरह। तो केमिकल्स वगैरह का मृदा में मिलना और उपयोगी पदार्थ का मृदा से बाहर निकलना उर्वरकता को प्रभावित करता है तथा इससे जैव विविधता नष्ट होती है और इसे ही हम क्या कहते हैं, मृदा प्रदूषण कहते हैं। मृदा में उपयोगी घटकों का क्या करना, बाहर निकलना, और अपशिष्ट पदार्थों का उनमें प्रवेश करना क्या कहलाता है, आपका मृदा प्रदूषण कहलाता है। अब मृदा प्रदूषण किन किन कारणों से होती है, तो उर्वरकों के प्रयोग से, फसलों में कीटनाशकी छिड़काव से, प्लास्टिक, चमड़ा और इन सब के अपशिष्टों फेंक देने से, घरेलू गंदगी से, सिंचाई के लिए दूषित पानी का उपयोग करने से, स्थान पर थूकने से, मलमूत्र त्यागने से। ठीक है, इन सब कारणों से मृदा प्रदूषित होती है। सिंपल से कारण है। फिर नियंत्रण, इस पे नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, जो भी कारण है उन कारण को आप ठीक कर लो, नियंत्रण हो जाएगा। ठीक है, कि मृदा में अनावश्यक उर्वरकों का उपयोग नहीं करना चाहिए, पीड़कनाशी का उपयोग कम से कम करना चाहिए, औद्योगिक प्रदूषकों को कृषि खेती में प्रयोग में खेतों में नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है, तो मृदा में अनावश्यक उर्वरकों का प्रयोग नहीं करें, निश्चित व नियंत्रित मात्रा में कीटनाशक व खरपतवारनाशी का उपयोग करें, औद्योगिक प्रदूषकों को कृषि योग्य खेतों में नहीं फेंकें। क्लियर? और इसी के साथ आपका मृदा प्रदूषण वाला टॉपिक भी कंप्लीट होता है। देखो बेटा, कुछ नहीं है, सिंपल आपकी डेली लाइफ से जुड़ी हुई बातें हैं। सिंपल आपकी डेली लाइफ से जुड़ी हुई बातें हैं। क्या है, वायु के बारे में, वायु गैसों का मिश्रण है। ठीक है, कौन कौन सी गैसों का मिश्रण है, वायु प्रदूषण हुआ, किन कारणों से हुआ, बस। ठीक है, और फिर जल प्रदूषण बढ़ा। जल क्या होता है, जल प्रदूषित कब होगा, अपशिष्ट पदार्थ मिलने से। अब अपशिष्ट पदार्थ मिलने से और किन किन कारणों से होगा वो बात करेंगे। फिर उसके बाद में हम क्या बात कर लेंगे, मृदा की, मृदा का निर्माण कैसे हुआ, मृदा क्या होती है। क्लियर? फिर उसके बाद में उसका प्रदूषण कैसे होता है, उसमें हानिकारक पदार्थ डालोगे और जो उपयोगी पदार्थ है वो बाहर निकलेंगे तो वो मृदा कैसी हो जाएगी, प्रदूषित हो जाएगी। क्लियर है? ये सिंपल से बेसिक बातें ही याद करनी है, बातें याद भी नहीं करनी है बेटा, समझनी है। बाकी है ना सब अपने आप लिख देंगे हम। ठीक है, और याद रखना एक पॉइंट है कि जो मृदा होती है उसमें अधिक पोषक तत्व किसके कारण होते हैं, केचुए के कारण होते हैं। क्लियर है? वो केचुआ क्या करता है, वहां पर क्या करता है, सूक्ष्म जीवों का अपघटन करता है। क्लियर?
तो इसी के साथ आपके ये 3 पॉइंट कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैव रासायनिक चक्र। इसमें हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, मैं बता देती हूँ, जल चक्र के बारे में, जल चक्र के बारे में। दूसरा हम देखेंगे ऑक्सीजन चक्र के बारे में, ऑक्सीजन चक्र के बारे में। नाइट्रोजन चक्र के बारे में, और फिर क्या पढ़ेंगे, कार्बन चक्र के बारे में। एंड लास्ट में आपका ओजोन पढ़ के इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, एक और लेक्चर होगा उसमें हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोगों ने ये 3 पॉइंट पढ़े, सिंपल बेसिक पॉइंट है ये। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सेकंड लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू।